इसी क्रम में हम लोग आज एक और अति महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये चैप्टर भी बोर्ड एग्जाम दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ज्यादातर एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फार्मूला अगर हमको याद है तो भी हम इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। उसको सीखने से पहले हम कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे वृत्त क्या होता है। वृत्त के बारे में हम सीधा जानते हैं, एक निश्चित बिंदु या नियत बिंदु से निश्चित या नियत दूरी लेकर के खींचे गए इस बिंदु का बिंदु पथ एक निश्चित बिंदु से या नियत बिंदु से निश्चित दूरी या नियत दूरी लेकर खींचे गए इस बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ये जो हमको दिख रहा है इसे हम लोग नाम देते हैं परिधि। परिधि का फार्मूला वृत्त में 2πr, जहां r हमारी त्रिज्या होती है। ये नियत बिंदु जो बताया हमने, इस नियत बिंदु को हम लोग बच्चों नाम देते हैं केंद्र। वहीं पर नियत बिंदु से परिधि के बीच की दूरी ये हमारी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या, रेडियस। उसके बाद ये जो परिधि है, परिधि के अंदर जो भी घिरा हुआ ये भाग है, इस भाग को हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है πr²। इसी प्रकार कुछ चीजें और हम देखेंगे। वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, इसे हमने बताया कि त्रिज्या होती है और ये केंद्र है। केंद्र से, ये परिधि है, केंद्र से होकर जाने वाली ये रेखा और ये रेखा। पहले यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ये भी परिधि है, वृत्त है, वृत्त मतलब परिधि को दो बिंदुओं पर कट कर रही है। वैसे ये रेखा भी दो बिंदुओं पर कट कर रही है, लेकिन फर्क ये है कि ये सेंटर से जा रही है, ये सेंटर से नहीं जा रही। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है, लेकिन इस जीवा में और इस जीवा में डिफरेंस है। क्या इससे बड़ी कोई जीवा हो सकती है? तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा है और इसी सबसे बड़ी जीवा को हम लोग कहते हैं व्यास। क्या नाम देते हैं बच्चों? व्यास नाम देते हैं। ठीक। और वहीं पर अगर देखा जाए तो ये केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। तो कहीं ना कहीं इस व्यास में दो त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। तो हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर दो त्रिज्या। कई त्रिज्या है? दो त्रिज्या। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक। इसी प्रकार हम और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। जैसे ये वृत्त है और ये हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है। वृत्त से परिधि को, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, ये भी क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या, दो त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जैसे ये एक त्रिज्या है, इससे घिरा हुआ क्षेत्र, इससे घिरा हुआ क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों में फर्क है। ये क्षेत्र भी और ये क्षेत्र है दोनों सेम, मतलब इसे भी हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड और इसे भी हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। लेकिन ये बड़ा क्षेत्र है और ये छोटा क्षेत्र है, तो जो बड़ा क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। जो छोटा क्षेत्र होता है, जो छोटा है, उसे हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। यदि इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा हो, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इस जीवा द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण थीटा हो, तो जो तुम्हारा त्रिज्यखंड का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है
थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। वही वही अगर हम देखें तो वृत्त के केंद्र पर यहाँ टोटल कोण 360 होता है, तो ये पीछे वाला कोण कितना हो जाएगा? पीछे वाला हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो इसको निकालना होगा तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और अगर पीछे वाला निकालना होगा तो इस थीटा को 360 में घटा दिया जाएगा या सीधे निकाल लिया जाएगा। उसी प्रकार एक कंसेप्ट और भी देखेंगे। हमने बताया ये वृत्त का केंद्र है, ये हमारी जीवा है। जीवा के जो नीचे क्षेत्र घिरा हुआ है ये, और जो ऊपर घिरा हुआ है, जीवा से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है इसे हम वृत्तखंड कहते हैं। ये भी हमारा वृत्तखंड होता है, लेकिन ये क्षेत्र छोटा है इसलिए इसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, और ये क्षेत्र बड़ा है इसलिए इसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ वृत्तखंड। दूसरी चीज, यदि हमको इनकी माप निकालनी हो तो हमें कुछ नहीं करना, इस जीवा द्वारा दूसरी जगह देखेंगे, अगर हम देखें इसकी माप निकालनी हो तो ये हमारी है जीवा, ये हमारी है जीवा, ये और ये अगर इसकी माप निकालनी हो तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। अगर ये कोण थीटा हो तो जीवा ए बी है और जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा है। अब हम कैसे निकालें इसको जरा समझने की जरूरत है कि इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालें। अगर देखें तो ये छोटा वृत्तखंड है, तो हम कह सकते हैं कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर ये त्रिज्या के सहारे पूरा निकालेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, इधर वाला तो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, लेकिन इधर वाला हमारा लघु त्रिज्यखंड। इसको हम लोग कहेंगे लघु त्रिज्यखंड माइनस लघु त्रिज्यखंड, और माइनस इसको कर दीजिए आप, ये जो तुमको त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है इतना, इस त्रिभुज को आपको माइनस करना होगा, यानी कि इसे हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज कौन सा? नाम दे दीजिए इसका, ओ दे दीजिए। तो हम यही कहेंगे त्रिभुज किसका? ए ओ बी का क्षेत्र। तो ये रहा बेसिक सा कंसेप्ट। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्यखंड का सीधा सूत्र होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और जब हम वृत्तखंड निकालेंगे तो वृत्तखंड निकालने में कुछ नहीं करना, मैं केवल इसका बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, और इसके लिए हम लोग एक नई तरीके से अभी हम हाल फिलहाल में केवल क्वेश्चन से अभी सीखेंगे। अभी जो बेसिक बात बताई जाएगी, अभी इसके अलावा साथ में क्वेश्चन लगा करके फिर आगे हम बात करेंगे। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों, जैसे पहला प्रश्न है, इनका हल देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण, सभी जानते हैं समकोण अर्थात 90 अंश, समकोण अंतरित करती है, निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए ये हुआ हमारा एक वृत्त, इस वृत्त में ये हुआ हमारा केंद्र, इसकी त्रिज्या कितनी बताई गई है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। देखिए ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर, ये कोई जीवा है, बताया जा रहा है जीवा कितने डिग्री कोण बनाती है? समकोण, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। हमने मान लिया केंद्र O है, ये A है, और ये क्या है? B। पूछ क्या रहा है? संगत लघु वृत्त खंड। हमने थोड़ा सा बगल में, अभी वीडियो को शुरुआत में मैंने डिस्कशन किया है, ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये हमारी जीवा है, जीवा का जो नीचे वाला ये वाला क्षेत्र है, और ये जो बड़ा सा क्षेत्र आपको दिख रहा है, दोनों वृत्तखंड है। जो छोटा है लघु वृत्तखंड, बड़ा है दीर्घ वृत्तखंड।
तो इनका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो हमें जो पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड। तो हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है लघु वृत्तखंड। तो हम क्या करेंगे कि पहले निकालेंगे संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड निकाल लेंगे। अर्थात मैंने आपको बताया था ये है हमारा पूरा त्रिज्यखंड, देखिए पूरा त्रिज्यखंड पूरा निकाल लेंगे और पूरे को निकाल करके ये त्रिभुज इसमें से हटा देंगे। जब त्रिभुज हटा देंगे तो देखिए सिर्फ इतना बचेगा, ये वाला पार्ट, यही है हमारा लघु वृत्तखंड। देखिए अभी इसको जब निकालेंगे तो संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज, माइनस त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं, सूत्र बताया था अभी थोड़ी देर पहले, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए समकोण है, तो हम कंसेप्ट लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है तो कंसेप्ट लगा सकते हैं 1/2 आधार आधार गुणे ऊंचाई। थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री बटे 360, पाई मतलब 22/7, पाई मतलब 22/7 और आर, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमारी दी गई है 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर माइनस 1/2 आधार और ऊंचाई। अगर ये समकोण त्रिभुज है, आप दिमाग लगाइए, समकोण त्रिभुज है तो ये डिग्री कितने डिग्री की हो गई, 90, ये 10, ये 10। हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये हमारी कर्ण हो गई, ये हो गई आधार और ये क्या हो गई ऊंचाई। तो आधार भी देखिए 10 है और ऊंचाई भी कितनी है 10 है। तो ये हो गया आपका, देखिए इसको हल करेंगे तो 2 पंचे 10, 0 0 कैंसिल, न होगा 36, 1/4 गुणे 22/7 और 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 दहम 50, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 दूनी 50 और उधर कैरी मिला आपको 5, 25 दूनी 50 और 5 55/7 माइनस 50, इसके बटे कितना है 1, इसको गुणा इसमें कराइए तो 550, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए आप, 7 1 कैल्शियम 7 7 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 550 माइनस 1 7 जा 7, 1 7 7, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आ जाएगा 7 पन्ना 35, 350 आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, फिर से आएगा 0 और यहाँ जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 200, 200/7 साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और हम चाहें तो इसको संगत दीर्घ त्रिज्यखंड उसने कह दिया है। दूसरा प्रश्न, संगत संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेकिन जब हमने लघु त्रिज्यखंड निकाला है तो कोण हमने ये लिया है। पूरा कोण हम जानते हैं सेंटर पर कितना होता है 360, 90 हटा दो तो इधर बचेगा 270, तो कोण सूत्र वही रहेगा थीटा बटे 360, दीर्घ त्रिज्यखंड 270। अरे भाई सीधा सा हम समझ सकते हैं कि ये हमारा सर्किल है, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है, ये अगर कोण बना रहा 90 तो पूरा कोण होता है 360, तो इधर कितना बचा 270, तो 270 बचा, मतलब ये हुआ सीधा सा कि बड़ा कौन है 90 की 270, 270 बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, 270/360 गुणे पाई, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है त्रिज्या 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 कटा, 9 त्रिक 27, नचोगा 36, 3/4 गुणे 22/7 गुणे 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पर बचेगा आपका 25, तो ये आपका हो जाएगा 22 तियां 66/7 गुणे
25, इसको इसमें गुणा करा लीजिए। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 को 0 हासिल लगा। अरे 25 छक्का 150 को 0 हासिल लगा 15, और 25 छक्का 150, 150 15 165/7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर ले, आपका आंसर पॉइंट में निकल आएगा। अगर हम चाहते तो इसको शॉर्टकट भी कर सकते थे, सीधा हम लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं। वो शॉर्टकट ये होगा कि अगर हम चाहें तो लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसे निकाला हमने कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके लगा सकते हैं कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे 90/360 इंटू 22/7 आर 10 इंटू 10⁻², 1/2 आर 10⁻² साइन 90। अगर आप इसको देखें तो ये 0 0 क्या हुआ कैंसिल, 9 4 जा 36, 22/7 इंटू 10⁻10 100 माइनस 1/2 इंटू 100 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, डिवाइड करा दीजिए 50 आ जाएगा। यहाँ से इससे डिवाइड करा देंगे तो 25 आ जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगा 5, 25 दूनी 50, 5 55/7 माइनस 50। आप देखेंगे कि सेम वही चीज़ आ रही है, यहाँ से जो निकली थी वही चीज़ यहाँ से निकली है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई से लगा लें और चाहे आप सबसे अच्छा एलसीएम ले लें, 7 7 कैंसिल, 550, 1 7 7, 350 माइनस कर दो 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से भी चाहें तो लगा लें, चाहें तो इस तरह से लगा लें। तो ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है, आसान हो जाता है, जबकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। अब इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे कंटेंट क्लियर करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक वृत्त की दूसरा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये हमारा वृत्त है, नाम ही पता चल रहा है कि चतुर्थांश अर्थात वृत्त का चौथाई हिस्सा। आप ऐसे इसको चतुर्थांश बना लीजिए। अगर आप वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ आपको इतने का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ आपको इतने का क्षेत्रफल निकालना है। इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है, अर्थात वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो पूरा वृत्त कवर कर लेगा उसमें, लेकिन इसमें वृत्त का चतुर्थांश कह दिया, अर्थात 1 2 3 4, 4 पार्ट है, केवल इतने पार्ट की परिधि दी गई है, केवल इतने पार्ट की परिधि दी गई है, तो बटे कितना कर लेंगे 4 बराबर कितना हुआ 22। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 नम 2, 2 1 नम 2, पाई लिखा रहने दीजिए आर, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए 11 चौको 44, वहीं पर पाई 22/7 इंटू आर बराबर 44। देखिए 22 दूनी 44, आर बराबर 7 दूनी 14, आर का मान कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, आर 14 निकल आया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सभी जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त का नहीं निकालना, साफ साफ कहा गया है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, चतुर्थांश जैसे परिधि में 4 से भाग करा है तो उसी प्रकार 4 से भाग करा दीजिए। पाई 22/7, आर, आर का मतलब निकाला था हमने अभी 14, इसका स्क्वायर 22/7, 14 का स्क्वायर 196, 7 से काटिए तो 7 दूनी 14, 7 8 56, तो ये हमारा आ गया है कितना, देखिए इसका गुणा करा दीजिए तो 28 दूनी 56 की 6 हासिल लगा 5, 28 दूनी 56 5 61 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर।
लेकिन बच्चों ये क्षेत्रफल हमारा वृत्त का है, वृत्त के चतुर्थांश कह रहा है, तो 616 में 4 से और भाग करा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 से भाग कराने पर 4 एक अन्नम 4, 2 बचा 21, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का हल। इसी प्रकार हम आज के तीसरे प्रश्न का हल करेंगे। इसी प्रकार हम आज के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंटफुल क्वेश्चन है। बगल में ही चित्र बना हुआ है, दोबारा चित्र ना बनाते हुए इसी चित्र को समझ लेंगे। पार्श्व चित्र में गोल मेज पोस, पार्श्व चित्र में बगल के चित्र में एक गोल मेज पोस है, जिसमें 6 समान डिजाइनें बनी हुई हैं। मतलब ये जो डिजाइनें आपको दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6 ये समान है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इनका जो क्षेत्रफल है वो सब समान है। डिजाइनें बनी हुई है। मेज पोस्ट की त्रिज्या अर्थात ये किसी एक त्रिज्या को मिला दीजिए 28 सेंटीमीटर है। तो 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम जरा देखें कि जो हमारी डिजाइन बनी हुई है ये हमारी होती है जीवा। जीवा पर डिजाइन बनी हुई है। जीवा के नीचे इस साइड पर डिजाइन बनी हुई है। और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही पढ़ाया था कि इस तरह के क्षेत्रफल को हम लोग नाम देते हैं बच्चों, इस क्षेत्रफल को हम लोग नाम देते हैं वृत्तखंड नाम देते हैं। जब इस तरीके के क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं वृत्तखंड, तो आप खुद ही सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब 6 है तो इसका मतलब क्या है कि वृत्त के केंद्र पर कोण कितना होता है। वृत्त के केंद्र पर जो पूरा टोटल कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। लेकिन जब इसको 6 बराबर पार्टों में बांट दिया जाएगा, 6 बराबर पार्टों में, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है, 6 बराबर पार्ट में बांटेंगे आप, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। पूरा टोटल कोण कितने डिग्री का होता है? तो पूरा कोण होता है 360। लेकिन जब ये 6 पार्ट में बटेगा तो 360 बटे 6, 6 छंग 36, तो हर पार्ट में 60 60 60 60 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर हर पार्ट में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वृत्तखंड है, सारे वृत्तखंड समान होंगे। तो हम ज्यादा ना सोचते हुए केवल एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें तो अपने लिए सबसे उचित काम हो जाएगा। अगर एक क्षेत्र का केवल क्षेत्रफल निकाल लें, एक क्षेत्र का अर्थात एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे क्षेत्रफल निकालना हो 6 से गुणा करा दें तो पूरे टोटल का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए, तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। आपसे बताया था। देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब एक चीज और है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है तो कौन सा वृत्तखंड है उसको भी समझ लीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है तो हमने बताया था आपको कि आप सीधे सीधे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए, थीटा थीटा 60 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, जबकि आर आर हमको दिया गया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 28 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 आर। आर का मतलब क्या हुआ? 28 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा का मतलब 60 डिग्री। 0 0 कट गया, 6 छंग 36, तो 1/6 गुणे 22/7 गुणे 28 गुणे 28 माइनस 1/2 गुणे 28 गुणे 28, वहीं पर साइन 60 √3/2 साइन 60 का मान होता है। भाग कराइए, 7 चौक 28, 2 3 6, 2 दूनी 4, आपका आ जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 28/3 माइनस, यहाँ पर देखें तो 2 एक अन्नम 2, 2 चक्को 8, 2 सते 14, 7 गुणे 28 गुणे 1 √3 है, सवाल में दिया गया था √3 का मान 1.7।
वहीं पर देखें तो इसका कैलकुलेशन देखें तो 44 गुणे 28, 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 चौको 32 3 35, दो चक्को 8, दो चक्को 8, 2 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1, 8 3 11 1 12, 1232 बटे 3 माइनस गुणा कराएं 7 अठे 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 अठे 56, 6 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 5 19 गुणे 1.7। फिर से एक बार हम लोग इसको गुणा कराएंगे और इसको चाहे भाग भी कराने लगे आप, तो भाग कराएंगे तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 का नम 3, 3 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो 0.18, तिछंग 18 इस तरह जाता रहेगा। तो यहाँ पर जब इसका गुणा कराएंगे 17 छंका 102 की 2, 17 छंका 102 की 2 हासिल लगा 10, 17 नहीं है 153, 17 नहीं है 153, 153 और 10 163, 163 की 3 हासिल लगा 16, 17 का नम 17 और 17 और 16, 17 और 16 तो ये आ जाएगा आपका 33। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, दोनों के बीच में घटा। तो इसके बाद हम लोग करेंगे कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, इसको घटा लेंगे। सो इट इज वेरी इजी। 410.66, 333.2, तो 6 आया, ये 4 आया, ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर 9 में 10 में 3 गया तो 7 बचा, तो 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल है, हमको 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल चाहिए, तो कुल कुल 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, कुल 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल है 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 का 6 से गुणा करा दिया जाएगा, गुणा करा दीजिए, 6 छंग 36, 6 चौका 24 3 27 और 6 सते 42 2 44 4 6 सते 42 4 46 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइनों का क्षेत्रफल है और कुल लागत, उसने लागत पूछा है हमसे, तो 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्च तो 464.76 गुणे 0.35 गुणा कराएंगे, 5 6 का 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 सते 35 3 38, 5 चौको 20 3 23, 5 6 का 30 हासिल वाला 2 32 और 5 चौको 20 3 23 गुणा कराएंगे, तिछंग 18 3 सते 21 तिछंग 18 3 सते 21 1 22, 3 चौको 12 2 14, तिछंग 18 1 19, 3 चौको 12 1 13, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे जब तो 0 8 8 16 की 6 और 3 2 5 हासिल वाला 1 6, 4 2 6 9 3 12, 3 2 5 1 6 1, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 1 2 3 4, तो आपका फाइनली आंसर जो आएगा 162.6660, इतने रुपीस इसकी टोटल जो डिजाइन बनाने की लागत है वो। आप सही का। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए मॉडल पेपर 2024 हम लेकर के आए हैं। इसमें आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत होंगे और उस प्रश्न का संपूर्ण डिस्क्रिप्शन आपको बगल में दिया जाएगा, जिससे एक अभ्यास होगा
बोर्ड एग्जाम देने के लिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, सबके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा ये। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 20 नंबर की OMR आती है, तो OMR के क्वेश्चन सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 है तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए इधर बगल में हम क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी देंगे। तो जब इधर हम लोग हल करेंगे, पहला क्वेश्चन जैसे हम हल कर रहे हैं, तो किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 है तथा HCF 3 है। LCM 60 है तथा HCF 3 है, तो हमको पता है कि एक फार्मूला होता है, पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। पहला नंबर है 12, दूसरा नंबर हमको पता नहीं है, और HCF 3 बताया जा रहा है, और LCM बताया जा रहा है 60। सेकेंड नंबर हमको निकालना है, तो 3 गुणे 60 बटे 12 पंचे 60। सेकेंड नंबर आएगा 5 3 15। दूसरा नंबर क्या निकल के आ गया बेटा? 15। तो पहले क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन सही। इसी तरह के और क्वेश्चन बनते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको पहला नंबर जैसे इसमें दे दिया है तो कहो पहला नंबर पूछ ले, किसी में कहो पहला दूसरा नंबर दे दें, कहो HCF पूछ ले या LCM पूछ ले। कुल मिलाकर के चार चीजों में 1 2 3 4 चार चीजों में कोई तीन चीज दी हुई होगी, एक की वैल्यू निकाल लेनी होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर क्या होता है? शून्य के अलावा और जितनी भी परिमेय संख्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए, याद रखिएगा हमेशा, अगर शून्येतर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय जोड़ेंगे, चाहे आप जोड़ दीजिए, चाहे आप परिमेय माइनस अपरिमेय कर दीजिए, परिमेय अपरिमेय जोड़ना हो, परिमेय अपरिमेय घटाना हो, या परिमेय अपरिमेय गुणा करना हो, या परिमेय अपरिमेय का भाग करना हो, इन सभी परिस्थितियों में सदैव आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? अपरिमेय आएगा। आप परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ दीजिए, कहा गया है प्रश्न में शून्येतर परिमेय संख्या, तो आप अगर शून्येतर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे, या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा करेंगे या भाग करेंगे, इन सभी परिस्थितियों में सदैव जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो कहा गया ना, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का क्या? गुणनफल। इसने क्या कहा है? गुणनफल, अर्थात गुणनफल क्या होने वाला है? अपरिमेय संख्या। अब ऑप्शन में आ जाएगी, क्या कह रहा? सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय या अपरिमेय या एक। तो आपके सामने सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सदैव अपरिमेय। क्योंकि इधर डिस्क्रिप्शन आप ध्यान से देखिए, क्या है कि परिमेय अपरिमेय को जोड़ो, या परिमेय अपरिमेय को घटाओ, या परिमेय अपरिमेय का गुणा करो, या परिमेय अपरिमेय का भाग करो। तो इनमें सदैव आंसर आपका क्या आएगा? सदैव आपका जो आंसर आने वाला है वो आपका आंसर आने वाला है अपरिमेय। ठीक, तो सवाल नंबर तीसरा, रेखा युग्म समीकरण इतना और इतने के हल होंगे। देखिए, पहले थोड़ा सा बगल में समझेंगे। दो समीकरण हो, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और अगर दो रैखिक समीकरण हैं, दो रैखिक समीकरणों में यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 किया जाए, इन दोनों की वैल्यू बराबर ना हो, तो सदैव ध्यान रखना इस तरीके का जो हल होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और प्रतिच्छेदी हैं, साथ में प्रतिच्छेदी हैं, तो इनके पास एक हल होगा। कैसा हल होगा? एक हल। और अगर एक हल का अर्थात अद्वितीय हल भी कहते हैं, एक हल को अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरी बात, ये रेखाएं संगत कहलाती हैं। इनका संपूर्ण डिस्क्रिप्शन हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो जरूर वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी तो
मॉडल सेट है, इसलिए शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन बगल में दिया जा रहा है आपको। उसके अलावा यद्यपि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 है, बराबर निकल आए, अगर बराबर ना हो ये तो प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा और संगत होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 के निकल आवे तो आपको C1/C2 भी हल करना है, C1/C2 भी निकालना है। दो कंडीशन बनेगी, या तो ये भी बराबर निकल आएगा या तो A1/A2 B1/B2 तो बराबर होगा, लेकिन ये C1/C2 इनके बराबर नहीं होगा। यद्यपि ये बराबर निकल आवे, अगर ये बराबर निकल आवे तो ऐसा हल, ऐसी रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समपाती रेखाएं कहलाती हैं। अच्छा, समपाती रेखाओं में अगर देखा जाए तो अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल, और ये भी संगत कहलाती है। क्या कहलाती हैं? संगत। वहीं पर ये वाली कंडीशन अगर निकल आवे तो इस कंडीशन में ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है और ये रेखाएं असंगत कहलाती हैं। कैसी रेखाएं कहलाती हैं? असंगत रेखाएं कहलाती हैं। तो अब आइए, इतना सब कुछ जानने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को जरा हल करेंगे। दिए गए हैं दो समीकरण, जैसा कि एक समीकरण है x + 2y - 5 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x + 8y - 20 = 0। अगर हम इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x + b1 + c1 से तुलना कराएं तो इसके पहले की वैल्यू क्या होगी? हम सभी जानते हैं कोएफिशिएंट 1 होगा, 1 अर्थात a1 का मान 1 हो गया और ये b1 का मान 2 हो गया। लास्टली C1 का मान -5 हो गया। और इस समीकरण की तुलना कराएंगे a2x + b2y + c2 = 0 से, तो ये हमारा a2 = 4 हो गया, ये हमारा b2 = 8 हो गया, लास्टली C2 = -20 हो गया। अब देखिए, हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी वैल्यूज निकल आई हैं। अब हमने क्या बताया था सबसे पहले आपको कि a1/A2 1/A2 4 और B1/B2 कितना है? B1 है आपका 2 और B2 कितना है? 8। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 2, 2 चौको 8, 1/4 1/4। ये दोनों आपस में बराबर निकल आए हैं। मैंने आपको बताया थी कि अगर ये बराबर निकल आवे तो आपको C1/C2 भी निकालना है। C1 कितना है बच्चों? -5। C2 कितना है बच्चों? -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 5, 5 चौको 20। आप देखिए 1/4 बराबर 1/4 और ये भी कितना निकला है? 1/4, मतलब इसके बराबर है। ये तीनों कैसे निकल आए हैं? बराबर निकल आए हैं। अगर ये तीनों बराबर निकल आए हैं तो हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी हैं बच्चों? समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। और समपाती रेखाओं के कैसे हल होते हैं? अनेक हल होते हैं और ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगत। ऑप्शन में आते हैं, केवल एक अद्वितीय हल है। ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाओं में होती हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखिए, समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं? अनेक हल। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होता है? जब रेखाएं क्या होती है? समांतर। ये ऑप्शन तुरंत ही गलत हो जाएगा और दो हल की ऐसी कोई कंडीशन हमने आपको भी पढ़ाई नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी संख्या कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, शेषफल कितना बच रहा है? पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है, मैंने आपको समझाने के लिए जैसे कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और, ये प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 आते हैं। अब मैंने एक संख्या ले ली 4 और एक संख्या ले ली 12, या इस प्रकार थोड़ा सा और बड़ी संख्या ले लीजिए। मैंने एक संख्या ले ली 12 और एक संख्या ले ली 18 और मैं इसका निकाल लूं मासा। तो मासा निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। निकाल लीजिए। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3।
जो कॉमन हो दोनों में, 2 2 कॉमन मिल गया, 3 3 कॉमन मिल गया, तो कह सकते हैं 3 3 दोनों में मिल गया और 2 2 दोनों में मिल गया, 3 को ले 3 2 6 6 इज द एलसीएम। अब मैं इस 12 को बढ़ा दूं, इस 12 को बढ़ा दूं और 12 को बढ़ाकर कर दूं 15 और 18 को बढ़ाकर कर दूं 22 और फिर मैं आपसे पूछूं, देखिए ये जो हमने मासा निकाला है, मासा 6 से अगर मैं इस पे भाग कराऊं तो 6 दूनी 12, इस पे भाग कराऊं तो 6 त्रिक 18 भाग जा रहा है। अगर मैंने इसको 15 कर दिया और मैंने इसको 22 कर दिया, अब मैं इसमें भाग करूं, तो 6 दूनी 6 से भाग करूं, इसमें 6 से भाग करूं तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा 3 बच गया, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 कितना बचा 4। तो मैं यहां पर प्रश्न कह तो सकता हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15 और 22 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल 3 और 4 बच जाएं, मैं कह सकता हूं। तो इसी प्रकार का यह प्रश्न है, मतलब 15 को हमने 6 से भाग किया तो शेषफल कितना आया 3 और 6 से हमने 22 को भाग किया तो शेषफल कितना आया 4। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। मैं एक एग्जांपल और लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 15 और एक नंबर ले लिया 25, मैं इनसे मासा निकालूं, इनका एचसीएफ निकालूं तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, दोनों में क्या है 5 है, मतलब एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 5। देखो एक 15 था, एक 25 था, एक 15 था, एक 25 था। अगर 5 से डिवाइड कराओगे 15 में तो 3 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कराओगे 25 में तो 5 5 या 25 आ जाएगा। मैं एक नया क्वेश्चन फॉर्म करने जा रहा हूं कि ये हमारा है 15, ये हमारा है 25। अपने मन से कोई नंबर ऐड करो दोनों में, अपने मन से अगर हम दोनों नंबर ऐड कर देंगे, मैंने इसमें मान लीजिए 3 ऐड कर दिया, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया 3, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया 2, जब इसमें 3 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा, 2 ऐड करोगे 27 हो जाएगा। अब जरा डिवाइड करो 5 से, अब 5 से डिवाइड करो, अब 5 से डिवाइड करो तो 5 3 15 और 3 बच गया, अब 5 पचे 25, 2 बच गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं इस प्रश्न में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे 18 और 27 में भाग करने पर क्रमशः शेषफल 3 और 2 बचे। अगर मैं इस 18 और इस 27 से 3 हटा दूं, इससे 2 हटा दूं तो यहां बचेगा 15 और यहां पर बचेगा 25। अब 5 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार हमको इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125, हमने लिखा 70, हमने लिखा 125 से भाग देने पर को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचे, तो तुरंत इससे 5 हटा दीजिए, तुरंत इससे 8 हटा दीजिए, ये बचेगा 65, ये बचेगा 117, इसको काटिए 13 पचे 65, 5 गन्नम 5, 13 से काटिए 13 नहीं है 117, 3 त्रिको 9, 3 गन्नम 3, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है HCF, दोनों में कॉमन दिख रहा है 13। तो 13 वह संख्या है कि अगर 13 से आप इसमें और इसमें भाग कराएंगे तो क्रमशः शेषफल 5 और 8 बच जाएगा। करके देख लीजिए, अगर 13 से हमने भाग कराया 70 में तो 13 पचे 65, शेषफल 5 आया, और अगर हमने 13 से भाग करा दिया 125 में तो 13 नहीं आया 117, 8 बच जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्या कहीं पर ऑप्शन 13 है, 13 बिल्कुल सही ऑप्शन है, 13 बिल्कुल सही ऑप्शन है। वहीं पर कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए, तो 3 के प्रथम 5 गुणज लिख लीजिए, 3 के प्रथम 5 गुणज 3 6, 3 का पहाड़ा लिख लीजिए 5 बार, 3 6 9 12 15, इनका योग कर डालिए तो 15 12 27, 27 9 36, 6 42, 3 45, तो ये हमारा आ गया आंसर 45। अरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x², इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से देखेंगे, कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, कह रहा दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है,
समीकरण के विविक्त कर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। चारों बातें निकालिए। सबसे पहले तो हमको विविक्त कर पता होना चाहिए। विविक्त कर का फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, तो ये हमारा हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो d बराबर b, b कितना है देखिए -4 इसका स्क्वायर -4, a का काम क्या कर रहा है 2 इसका स्क्वायर, c का काम क्या कर रहा है 3। तो d बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 गुणे 3। तो d बराबर 16 माइनस 4 चुको 16 त्रिको 48। तो क्या d बराबर बच्चों इसको घटाओगे तो 32 नहीं आएगा, माइनस का 32 आएगा। एक बार फिर से समझ लें, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। और उसके बाद देखिए b -4 है, -4 का स्क्वायर -4, a का काम 2 कर रहा है, b स्क्वायर -4 ac। तो इसको हटाओ वीडियो, वो करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग 6 को हल करेंगे। 6 का डिस्क्रिप्शन, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर बगल में डिस्क्रिप्शन। तो द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो हम समझे कि कथन क्या कह रहा है, तो कथन के आधार पर काम करना है। दिए गए समीकरण का विविक्त कर शून्य से कम। अरे विविक्त कर शब्द आ गया, वास्तविक शब्द आ गए, वास्तविक विविक्त कर वास्तविक क्या है, मतलब ये द्विघात समीकरणों के मूल बताना, मूलों की प्रकृति बताना। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति से संबंधित प्रश्न है। द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति से संबंधित प्रश्न है। अर्थात अगर मूलों की प्रकृति निकालें तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है मूल विविक्त कर का फार्मूला। अगर d बराबर 0 आ जाए तो कह देते हैं कि मूल वास्तविक समान है, और अगर d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान है, और अगर d छोटा है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं। अब हम इस सवाल को हल कर लें। कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसको वीआईपी फॉर्म ऑफ या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करा दीजिए। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3। तो फार्मूला हो जाएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b कितना है बच्चों -4, 4, a कितना है 2 और c कितना है, c है 3। d बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर करो प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 त्रिको 24। तो d बराबर जब आप इसको घटाओगे तो माइनस का 8 आया है, माइनस का 8। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्त कर शून्य से कम है। d का मान -8 है, -8 का मतलब क्या है शून्य से कम। ये संख्या रेखा 0, निगेटिव नंबर आएगा -8 यहाँ कहीं पर, -2 -3 -4 -8। देखिए 0 के बहुत पहले, इसका मतलब ये 0, ये जो -8 है 0 से क्या है कम, मतलब ये वाला विकल्प आपका सही हुआ। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर d का मान छोटा हो 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होते, इसका मतलब ये वाला विकल्प भी क्या है सही है। समीकरण का विविक्त कर शून्य है, क्या विविक्त कर d का मान शून्य आया है, नहीं, इसका मतलब ये वाला विकल्प क्या है गलत। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, अगर वास्तविक होता तो d का मान या तो 0 या तो d का मान बड़ा 0 से, ठीक। तो ये वाला विकल्प भी क्या हो गया गलत। तो पहला विकल्प और दूसरा विकल्प सही है। अर्थात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a और b सही है, ये a हुआ ये b हुआ, इसको चाहे आप सही कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए a b और ये c और ये d। तो a और b सही हुआ, अर्थात पहला विकल्प सही है, बाकी ये सभी विकल्प गलत है।